हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के MCQs और रिक्त स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो अवश्य देखें। तो आइए चर्चा करते हैं बिना देरी किए हमारे आज के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा प्रथम प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H2O4। दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण उनके लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, अर्थात इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चर्चा करते हैं चौथे प्रश्न की। सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कब और किसने किया था? तो सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। आइए चर्चा करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की। किस हार्मोन द्वारा नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है? तो देखिए, हमारे वृषण से नर में वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है, और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, जननांगों का विकास होना, कंधों का चौड़ा होना, ये सभी लक्षण जो हैं नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण हैं। और इन लक्षणों का जो विकास होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में वृषणों के द्वारा स्रावित होता है, जिसे नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने छठे प्रश्न की। बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति का कार्य लिखिए। देखिए, बीजाणु में चारों ओर पाई जाने वाली जो मोटी भित्ति होती है, जिसको हम बीजाणु धानी कहते हैं, इस बीजाणु धानी में बीजाणु सुरक्षित रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर, जैसे कि उच्च ताप होने पर या नमी कम होने पर, ये उसमें सुरक्षित रहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां मतलब ताप कम होता है, थोड़ी नमी की मात्रा बढ़ती है, तो ये बीजाणुधानी फट जाती है, और फट करके इसमें से बीजाणु बाहर आ जाते हैं, और फिर वो अंकुरित होकर के नए बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न की। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए, फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर त्रिज्या का मान 10 है, तो हमने R की जगह हम 10 लिख देंगे, तो 10/2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ बात हो रही है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो F बराबर -5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण होता, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तब हमारा उत्तर +5 सेंटीमीटर होता। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 8, अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर इसकी दिशा में विचलन हो जाता है। इस क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं।
देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो या तो अभिलंब तो पृथक्कारी तल पर वो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। जब बात होगी विरल माध्यम से सघन माध्यम की, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसके विपरीत जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आइए चर्चा करते हैं अपने 9वें प्रश्न की। यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो दिक्सूचक की सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपण को दर्शाएगी, या उसका जो विक्षेपण हो जाएगा वो भी उल्टी दिशा में हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पारिस्थितिक स्तूप किसे कहते हैं? देखिए, इसे पारिस्थितिक स्तूप या पारिस्थितिक पिरामिड भी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध को त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हें पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। पारिस्थितिक स्तूप जो होते हैं वो जैव संख्या के आधार पर भी बनते हैं, जैव भार के आधार पर बनते हैं, जैव ऊर्जा के आधार पर भी बनते हैं। जैव ऊर्जा का पारिस्थितिक स्तूप सदैव सीधा बनता है, चाहे कहीं पर भी बनाया जाए, क्योंकि जब विभिन्न स्तरों की बात करेंगे तो जैव ऊर्जा का जो स्तर होता है लगातार घटता चला जाता है अगले पोष स्तर में। जैसे उत्पादकों में जैव ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, प्राथमिक उपभोक्ताओं में जैव ऊर्जा थोड़ी कम हो जाएगी, द्वितीयक उपभोक्ताओं में जैव ऊर्जा उससे कम हो जाएगी, तृतीयक उपभोक्ताओं में जैव ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी। तो जैव ऊर्जा का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमेशा पिरामिड सीधा ही प्राप्त होगा। लेकिन जैव भार और जैव संख्या का पिरामिड जो होता है ये कभी सीधा भी हो सकता है, कभी उल्टा भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हमने कहाँ पर उसको जैव ऊर्जा या जैव संख्या का पिरामिड बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।